दोस्तों नमस्कार। ईरान और यूएस का पीस एग्रीमेंट हो गया और ट्रंप कह रहे हैं जीत हमारी हुई, ईरान कह रहा है हम जीते। लेकिन ये जो वार है या पीस है, इसका जो क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, इस चीज को डिस्कस करेंगे। क्या ये पीस एग्रीमेंट परमानेंट होगा और क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा हमेशा के लिए? बहुत सी बातें हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं जो लोग जानना चाहते हैं। लेकिन ना तो ईरान अपने प्रोग्राम को बंद करेगा, ना इजराइल ईरान को छोड़ेगा, क्योंकि दोनों का सर्वाइवल है। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे तो उसके जो हमास और हिजबुल्लाह के लोग हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा? दूसरी तरफ इजराइल का सर्वाइवल इसलिए है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो इजराइल को धमकी होगी, इजराइल को खतरा होगा, साथ में खतरा होगा यूएस को। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो पहला न्यूक्लियर वेपन चलाएगा यूएस के ऊपर, फिर इजराइल के ऊपर। लेकिन उसको जो $25 बिलियन मिले इस पीस एग्रीमेंट के, जो यूएस ने प्रॉमिस किया है, उससे वो क्या करेगा? क्या अपनी पब्लिक को सिंपैथी देगा, पब्लिक के वहां डेवलपमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। वो सारा का सारा पैसा खर्चेगा हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस के ऊपर। यानी कि ईरान मिलिटेंसी को छोड़ेगा नहीं और ईरान को ना तो इजराइल ना यूएस छोड़ेगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए, लेकिन इस वार का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पे चर्चा करने के हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। राजन खन्ना जी देखा जाए तो हिस्टोरियन है, फिल्म मेकर है। राजन खन्ना जी, ये जो वार हुआ है या पीस हुई है, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पब्लिक जानना चाहती है। इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको भी लोग जानना चाहते हैं। आप बताइए सबको। नमस्ते जी। क्या होता है कि इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें से बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सामने पर्दे पे नज़र आती हैं, और कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटेजिक निर्णय होते हैं, वो तुरंत नज़र नहीं आते। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो उसमें से पूरा अपना हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, और हर कदम के ऊपर जो है वो उनका एक विश्लेषण होता है कि भी इसका ये असर आएगा, या आपस में जो देशों के संबंध हैं इस प्रकार से वो प्रभावित होंगे, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, बाकी सब चीज़ों के ऊपर नज़र होती है। तो अब जो ये यूएसए ने सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट कर लिया है इनके साथ में, ईरान के साथ में, तो इसमें एक ऐसी चीज सामने आई है कि ना केवल इस वक्त जो पर्दे के बाहर हमको नजर आ रहा है वो भी बहुत प्रत्यक्ष है, बड़ा क्लियर है, पर्दे के पीछे क्या है वो भी नजर आ रहा है। और एक बात तय हो गई कि पिछले जो इनकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है यूएसए की 200-250 साल की, उसमें से सबसे मूर्ख अगर कोई प्रेसिडेंट हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप हुआ है। उसने उसने क्या एक चालाकी की अपने देश में, अब जो वापस चुना गया उसमें उसने क्या किया कि वहाँ के जो वाइट पब्लिक है जो इसकी सपोर्टर है मेनली, जिसमें इसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा का जिसको नारा दिया था, क्योंकि ताकत, इकोनॉमिक पावर उन लोगों के हाथ में है, तो इसने उनको अपीज करके पावर में तो आ गया है। लेकिन ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो हार्म करके जाएगा, उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट जो हार्म करके जाएगा। इसने जो भी काम कम से कम पिछले 25-26 में चुने आने के बाद में किए हैं, वो सब के सब उसमें किसी भी, ना तो इसके मित्र देशों का कोई लाभ हुआ है। मान लीजिए इसके मित्र देश कौन थे? नाटो का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो इसके असेट्स थे मिडल ईस्ट में, उनको भी इसने पूरी की पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज करके उनको तबाह करवा दिया। हमको ये अपना एक स्ट्रेटेजिक एली मान रहा था, वो हम थे भी, क्योंकि अगर चाइना को कंटेन करना था तो भारत जो है वो इसका एक यूएसए का नेचुरल स्ट्रेटेजिक एली जो है वो बनता ही है। ये सब के सब जितने भी स्पेशलिस्ट हैं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में ये बात को मानते हैं, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी हैं, हम भी डेमोक्रेसी हैं, और हमारे यहाँ पर भी हर बात का जो हल निकाला जाता है डेमोक्रेटिक वे से निकाला जाता है। कोई यहाँ पर, मैं खन्ना साहब एक थोड़ा सा पब्लिक को और बताना चाहूंगा कि 2004 से इंडिया और यूएस रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे इंडियन ओशन के अंदर। उसके बाद क्वाड बना, क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया, जापान ने ज्वाइन किया, और ये क्वाड था 4 कंट्री का, और ये था चाइना के खिलाफ, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूएस चाइना को काउंटर नहीं कर सकता। और इजराइल और साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनको भी यूएस से, चाइना से खतरा था, साथ में इंडिया को भी खतरा था, क्योंकि यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का 3 है। चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है। अगर चाइना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा तो शो के लिए तो होंगे, नचीर बात इंडियन ओशन के अंदर भी आएंगे।
इसलिए इंडिया को भी जी खतरा था। दोनों ने हाथ ज्वाइन कर लिया, आपस में हाथ मिला लिया चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इंडिया को नकारा, जिस तरीके से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की, टैरिफ लगाने की बात की और इंडिया के सारे डिफेंस प्रोग्राम्स को उसने रोक दिया, तो नेचुरली बात है कि हमारे अलायंस के हिसाब से डेंजर में पड़ गई है। तो मैं पब्लिक को यही बताना चाह रहा था, फिर आगे चलिए। देखिए कि हमारे साथ में इसमें जो जिस रोड मैप के ऊपर हम इनके साथ में चल रहे थे ना, क्योंकि हम दोनों स्ट्रेटेजिक एली, मैंने जैसे आपको बताया है ही, क्योंकि हम हर समस्या का अपना जो समाधान है डेमोक्रेटिक वे से ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो चाइना है, चाइना में तो क्या होता है कि हर बात जो है वो एक प्रकार से जो डिक्टेटोरियल उनके डिसीजन है, भाई ये काम करना है तो करना है, ये काम जो है इसके मतलब जितने भी वहां पर उनका आप उनका इकोनॉमिक पैराडाइम देख लीजिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए। तो हम लेकिन यूएसए के साथ में जो उनका एक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है सोचने का, वैसा ही भारत का भी एक हमारा सिस्टम है, तो हम उनके एली है ही है और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी मिलते थे। लेकिन इस बंदे ने, ट्रंप ने सब का सब जो भी जितने भी मित्र देश थे वो सबके इंटरेस्ट को उसने हार्म करवा दिया। मैं अभी पॉइंट जो हमारा आज का विषय था मैं पहले उस पर आता हूँ कि जो सो कॉल्ड इसकी पीस ट्रीटी हो गई है कि 2 महीने तक पीस रहेगी। आप सोचिए कि जब ईरान पर आक्रमण इन्होंने किया था उस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली थी, 180 जहाज रोज के वहां से आया जाया करते थे, ठीक है ना। या तो है कि उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक थी, उसको खोलने के लिए इसने आक्रमण किया था। इसके आक्रमण करने के जो ऑब्जेक्टिव थे वो अलग थे, ठीक है। अब आज इसने जो पीस एग्रीमेंट कर दिया उसका तो उसने टारगेट बना दिया है कि भाई हम तो देखिए कि इस समझौते के अंतर्गत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खुलवा रहे हैं। तो वो जो चीज खुली थी वो खुलवा करके तुमने क्या हासिल कर लिया, तुमने नुकसान क्या किया, जरा उसके ऊपर देखिए। उसने इनके जो टारगेट थे 450 किलो जो एक तैयार यूरेनियम पड़ा था, वेपन ग्रेड यूरेनियम था ईरान के पास में, उसका 1 ग्राम भी ये हासिल नहीं कर सके, ठीक है। उनकी जितनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स थी उसको इन्होंने, उनका सिविल इंफ्रा जरूर नुकसान किया है, उनकी लीडरशिप को भी इन्होंने बड़े पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ाया है। यही 2 उनकी अचीवमेंट्स हैं। ये पूरे जितना देर इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पे हमला किया, यही अचीवमेंट है। उसके अलावा जितनी उनकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स थी, एक एसेट उन्होंने हार्म नहीं कर सके। अगर होती तो ईरान की आज तक भी लड़ने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती। ईरान तो आज भी लड़ने को तैयार बैठा है, आखिर तक लड़ता रहा, आखिर तक उसके शाही ड्रोन जो हैं इनके ऊपर हमले करते रहे। इन्होंने खुद माना 25-30 प्लेन्स इनके जो हाईटेक प्लेन्स हैं, वो प्लेन जिसमें J-35 जो स्टेल्थ है वो तक F-35 स्टेल्थ प्लेन भी उन्होंने एक उड़ा दिया। उनको तो इतना नुकसान उन्होंने, इतनी इनकी जो थी उस वक्त डर गए थे कि इनके जो इनको जो प्राउड है इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसको ये ईरान की सीमा के मतलब करीबन 1000-1500 किलोमीटर दूर ही रख रहे थे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। इतने डर गए थे, इतनी मारक क्षमता। तो आपने क्या कर लिया, आप उनकी मिलिट्री पावर को समाप्त कर नहीं सके, आप उनकी लीडरशिप को समाप्त कर नहीं सके, ठीक है। हालांकि उन्होंने 50 बंदे आपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार दिए, लेकिन उनकी लीडरशिप जो थी आज भी इंटैक्ट है। आप उनकी जो रिटेलिएटरी पावर है उनको आप कुछ नहीं कर सके। उल्टा आपने क्या किया है, $25 बिलियन आपने उनको जो है, आप कह रहे हो कि आप उनको जो है रिकंस्ट्रक्शन के देंगे। अब होगा क्या, देखिए आप, ये पूरी वॉर में जो चीजें नजर नहीं आई हैं वो दोनों में रशिया और चाइना का हाथ नजर नहीं आया लोगों को। मैंने पिछली दफा भी आपके शो पे कहा था कि एकदम ऑर्डिनरी जो इनका ड्रोन था शाहिद, उसकी अगर पूरी आप कंपोजिशन देखोगे तो एक बच्चों का जो उड़ाने वाला जहाज है उसमें मोटरसाइकिल का इंजन लगा, लेकिन इतना घातक है, इतना लीथल है। किसने किया उसको? किया चाइना के बैडू जो उसकी जीपीएस है उसने। मतलब वो क्या था, 1 मीटर एक्यूरेसी पे जाकर के उसने जो है अटैक किया अमेरिकन सेट्स के ऊपर, सब जगह तबाही मचा दी। तो ये पूरा जितनी गेम प्लान थी उसमें ना तो आप चाइना को दूर कर सके ईरान से, ना आप रशिया को दूर कर सके ईरान से, ठीक है। अब आप सैंक्शन उठा लोगे वो अलग होगा, चाइना और वो रीबिल्डिंग की प्रोसेस होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान अब होगा वो होगा इजराइल का।
इजराइल के ऊपर देखिए आप, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट, वैसे तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं आप उनके उलेमाओं से बात करोगे ना तो ये कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी में लिखा है कि यहूदी जहां भी दुनिया में मिले उसको मारो। और उसके बाद इन्होंने एक पूरा इनका है कि अभी वो एक दिन आएगा कि जब वो यरूशलेम में यहूदी छुपेंगे और चट्टान के पीछे जाएंगे और चट्टान चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि मेरे पीछे का यहूदी है इसको मारो। ये इनकी धार्मिक किताबों में, हदीसों में लिखा हुआ है और इसको मानते हैं। लेकिन खुले तौर से स्टेट डॉक्ट्रिन जो इजराइल के खिलाफ बनाया, वो बनाया 1979 में ईरान ने। उसने खुला कहा ईरान ने कि मैं स्टेट ऑफ इजराइल को एग्जिस्ट नहीं होने दूंगा। अब एक स्टेट है जो उन्होंने बेचारों ने 2000 साल तक टाइम टू टाइम उनको वहां से निकाल दिया गया जेरूसलम से। कभी उनके ऊपर हॉलोकास्ट भी आया, यूरोप में उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, इतना सब, और उन्होंने दुनिया को दिया है बहुत कुछ, ये ध्यान रखिए। आज उनका बहुत ज्यादा जो ज्यूज हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दुनिया के फाइनेंशियल इंफ्रा में। वो उनको आपने, अगर उन्होंने अपनी होमलैंड ले ली है तो आपने अपना एक स्टेट का डॉक्ट्रिन बना दिया कि इनको हम मिटा करके रहेंगे। वो मिटाने के लिए आपने सोचा कि आपके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल भी होना चाहिए। तो एक बात तय है, इजराइल के पास आज 60-70 बॉम्ब है, एटम बम। देखिए उसने कभी धमकी नहीं दी कि मैं जो है ईरान को तबाह कर दूंगा न्यूक्लियर अटैक करके, लेकिन इनके पास नहीं है, बनवाने वाले हैं। और अगर इन्होंने बना लिया गॉड फॉरबिड, तो ये एक क्षण भी नहीं लगाएंगे इजराइल के ऊपर चलाने के लिए। तो क्या उसको अधिकार नहीं है इजराइल को अपनी रक्षा के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए? तो उसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने के लिए इन्होंने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। एक साइड में तो हमास को ये सपोर्ट करते रहे, दूसरी साइड में लेबनान में, देखिए लेबनान में क्या है कि पूरे षड्यंत्र से, वहां पर लेबनान किसी समय में प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री था। इन्होंने सीरिया से बेच बेच करके, क्या बड़ा इनका बड़ा मेरे को कई बार एक हैरानी होती है कि दुनिया के देश किस अमनेशिया में रहते हैं कि जब ये आते हैं तो रिफ्यूजी बन के आते हैं, ठीक है ना। वो रोहिंग्या के रूप में आए कि बांग्लादेशी के रूप में आए कि सीरियन रिफ्यूजी के रूप में आए कि कैसे, पहले रिफ्यूजी बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, बाद में आके मालिक बन जाते हैं, बाद में कहते हैं जगह हमारी है। तो लेबनान में क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट हुआ करती थी जी, बाद में ये वो रिफ्यूजी भेज भेज के इन्होंने उसको कर दिया मुस्लिम मेजोरिटी। अब मुसलमानों में भी ऐसा है कि जो पूरी लेबनान की पॉपुलेशन है 3 हिस्से में, एक हिस्सा क्रिश्चियन है और 2 हिस्से मुसलमान है। 2 हिस्से जो मुसलमान है उसमें से एक हिस्सा जो है वो सुन्नी है, एक हिस्सा शिया है। तो इनका जो, और जो हिजबुल्लाह है उसका जो पूरा एक करेक्टर्स है, कंपोजिशन है ना, वो केवल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। वो वहां के इलेक्शन भी लड़ती है और इलेक्शन वहां की इन्फ्लुएंस भी करवाती है लेबनान से, और ये इंश्योर करती है कि उसके समर्थन के ही जो पॉलिटिशियन है वही पार्लियामेंट में आकर के बैठे। और अगर आप उसका मिलिट्री पावर देखेंगे तो दुनिया के 70% देशों के पास में उतनी आर्म्स इक्विपमेंट नहीं है जो हिजबुल्लाह के पास में है। उनके पास में रॉकेट्स हैं, उनके पास में मिसाइल्स हैं, उनके पास में एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास में जो अगर हम कम्बैट वेपन्स की बात करेंगे तो उनके पास में आरपीजी से लेकर के असॉल्ट राइफल तक स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी उनके पास में है जी। किसने दी उनको? ये सारी के सारी जो है ये ईरान ने दी है। और ईरान भी के पास तो सैंक्शन थे कितने सालों से, ईरान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ईरान जो है ये मैक्सिमम जो उनका ऑयल है वो चाइना लेता है, और ईरान की मैक्सिमम फंडिंग जो होती है वो इसी प्रकार से इन्हीं देशों से उसकी फंडिंग है। और वो पैसा देता था वो हुथीस को, हमास को और हिजबुल्लाह को, ठीक है जी। आज ट्रंप बार बार धमका रहा है इजराइल को कि नहीं तुम हिजबुल्लाह के ऊपर जो है लेबनान में अटैक करने बंद कर दो, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, वो बंद कर देंगे अटैक करना? ईरान उनको वापस से वेपन देता रहेगा, जितना उनका नुकसान करवाया है अभी इजराइल ने वो पूरे का पूरा नुकसान की भरपाई हो जाएगी, वो वापस से ताकत से आएंगे, हमास वापस से ताकत में आएगा। इजराइल को कौन बचाएगा? मुझे बताइए। ये ट्रंप कौन होता है अपनी टर्म्स डिक्टेट करने वाला उसके साथ में?
अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ ना, जो सी एक डायमेंशन मैंने बताई है हमारे रिस्पेक्ट में, ये है कि हमारे पॉलिसी प्लानर्स की गलतियों की वजह से, पिछले कई सालों की गलतियां बहुत हमारी रही हैं कि हमने अपने जो है हमारे स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है ना, उनको हमने जो है वो मजबूत नहीं किया कभी भी। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत अपनी एनर्जी का 80% जो है बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है। हमने उसको कभी स्ट्रेटेजाइज नहीं किया एनर्जी इंपोर्ट को। आज ये थोड़ी सी वार हुई, आपने देखा कितना इम्पैक्ट पड़ा। जो नॉर्मली कमर्शियल, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कमर्शियल सिलेंडर 1700-1800 का था, आज वो 3000 का है। 50% कॉस्ट कमर्शियल सिलेंडर की सूसा बढ़ गई है। तो आप उसके सामने जो उसका कास्केडिंग इफेक्ट है वो देख लीजिए कि जिन इंडस्ट्रीज में लगता है उनकी कॉस्ट कितनी ऊपर बढ़ गई होगी, उनकी कॉस्ट आगे जाएगी तो आगे कंज्यूमर से क्या बढ़ा करके लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हमारी बढ़ गई है। तो इसको हमने कभी भी प्लान अपने किया नहीं था हमारे एनर्जी सेक्टर को। उसके ही कारण है कि आज जब जो चीज हम $60-70 पर बैरल खरीद रहे थे ये गल्फ वार शुरू होने से पहले, वो चीज हमको 100+ में लेनी पड़ गई, ठीक है। रशिया से हम ले रहे थे, वो हमारा आना बंद हो गया, सस्ते में ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा उसका और इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ कि डॉलर जो 90, 91, 92 वो 100 तक पहुंचने की बात हो गई। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ गया, 100 अलग। हम चौथे नंबर के ऊपर जो है वो जा रहे थे इकोनॉमी में, हमको वापस छठे नंबर पे आना पड़ा। अब तो ये सारे इम्पैक्ट हमारे को ही छोटे, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में अपनी पूरी एनर्जी सेक्टर को जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी वो हम नहीं कर पाए थे। आज पिछले 10-15 साल से जब से सरकार नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, देश के बारे में सोचती है, ये आई है, तो काफी चीजें इन्होंने करनी शुरू की हैं, लेकिन उसको समय लगेगा। अब जैसे आपका देखो सोलर जो हमारी एनर्जी है, आज से सिर्फ ये सरकार 2014 से आने से पहले आप देखो हमारा क्या चार्ट था, आज हमारा क्या चार्ट है, कितने परसेंट हम और कितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं उसमें। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव जो होगा सोलर एनर्जी का तैयार हो जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार जैसे ही हम बहुत बात करते हैं एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल में करने की, तो इनकी लॉबीज आनी शुरू हो जाती हैं। इनके पेड जो सब्सक्राइब्स हैं, जो इनके मीडिया में लोग बैठे हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखो जी। अब आप सोचो कि अगर आप कोई भी, मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि कितनी वीडियो, लाखों वीडियो उन्होंने देखी होंगी जिसमें कहते हैं क्योंकि एथेनॉल इसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि गडकरी के बेटे की एथेनॉल की फैक्ट्री है। गूगल करके देख लो, 0.01% भी भारत की टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन का उसमें नहीं बनाता। तो बाकी जो बनता है वो तो हमारे किसान जो है गन्ना उगाते हैं ना जी, है उनको, वो हमारे को 3 बेनिफिट हो गए। उसके 3 बेनिफिट है। एक तो हमारा बाहर जो फॉरेन करेंसी जाती थी हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट करने की, वो हमारी कम हो गई। नंबर 2 जो हमारा फायदा हो गया, हमारे किसान का फायदा हो गया। नंबर 3 जीरो पोल्यूशन है इसमें, तो पर्यावरण की भी हमने रक्षा कर दी। लेकिन इसके सामने जो लॉबीज हैं, जो पेड़ हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, लेयर्स में से पैसे आते हैं, किसी को रॉकफेलर से आते हैं, किसी को फोर्ड से आते हैं, किसी को कार्नेगी, दुनिया भर की लेयर्स हैं जहां से उनको पैसे आते हैं। वो उनके हाथ में पावर है, बोलते रहते हैं। हम लोग जो पब्लिक को जगाने की कोशिश करते हैं, हम आज ये जब बात कर रहे हैं हमारी पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये उनको अपना विवेक जो है वो सोचना चाहिए कि भारत का हित किसमें है, भारत का अहित किसमें है। क्या आपके पास में अगर सब्सक्राइबर हैं 2-4-5 लाख यूट्यूब पे, आप कुछ भी बोलेंगे अगर, तो क्या सच हो जाएगा वो? तो ये जो बातें हैं ना, ये बातों से हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना विवेक सोचना चाहिए, भारत का हित क्या है। इस समय ये जो अभी गल्फ वार का सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है ना जी, उसमें भारत पे टेम्पोरेरी तो रिलीफ हमको मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बताया आपको, क्योंकि अभी डॉलर भी जो थोड़ा सा उसकी कीमत भी रुपी उसके सामने ऊपर आ रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा और कीमतें भी जो है वो कंट्रोल में आएंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन भी ईजी हो जाएगा। ये सारी बातें तो होने वाली हैं, लेकिन ये टेम्पोरेरी हैं, ये बातें हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं है। क्योंकि जो गल्फ की पॉलिटिक्स है ना जी, हम उससे अपने आप को कोशिश करके इंसुलेट करें, उधर ये समस्या जो है वो आने वाले टाइम पर कभी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल के इंटरेस्ट जो है, इन्होंने उसमें
उनको जो है वो रक्षा नीति उसको सिक्योर नहीं किया, इसराइल को वल्नरेबल है। तो वो जो कंट्री वल्नरेबल है ना जी, वो कभी ना कभी एक्शन लेगा, ये आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जो ट्रंप ने एक बात और की थी कि भाई हम तो एक वो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो उसने करवाया था। थोड़ा अपने दर्शकों को लेकिन बता दूं, अब्राहम इनका एक जो प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट ऐसा है कि जितने सेमेटिक रिलीजन है सब के सब अपने आप को से कनेक्ट करते हैं, उसमें ज्यूज हो कि उसमें मुस्लिम हो कि उसमें क्रिश्चियंस हो। तो इन्होंने एक बहुत एक बात बता लोगों के लिए जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग पेश कर दिया कि देखिए जी आपका सबका प्रॉफिट तो अब्राहम था, तो इसके लिए एक अब्राहम अकॉर्ड जो है बनाते हैं जिसमें इजराइल और अरब कंट्री एक एक करके उसमें ज्वाइन करेंगे। तो पहले तो उन्होंने जो यूएई को तो ज्वाइन हो गया, फिर उसके बाद बहरीन ज्वाइन हो गया, आने वाले टाइम पे सऊदी अरेबिया ज्वाइन होने वाला था उसमें, जो अब पूरी तरह से अब पूरी तरह से वो बात जो है वो जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई है, वो नहीं होगा। तो वहां पर भी जो जिस प्रकार से पॉलिटिक्स इनकी जो अब्राहम अकॉर्ड वाला फेल हुआ है ना काम इनका ऑलमोस्ट यूएसए का, ये आने वाले टाइम पे उसकी भी इम्प्लीकेशन जो है वो देखने को हमको धीरे धीरे मिलेंगी। टर्की, सॉरी एक मिनट मैं लोगों को बता दूं, एक्चुअली अब्राहम एग्रीमेंट जो है इसके साथ साथ यूएई और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे, बहरीन ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो इसका पर्पस ये था कि यहाँ पे पीस होगी। साथ में एक और बात चल रही थी कि यहाँ से इंडिया से जो ट्रेड होगी वो जाएगी यूएई के अंदर, यूएई से जाएगी इजराइल के अंदर थ्रू सऊदी अरबिया, वहां से जाएगी यूरोप के अंदर और वहां से यूएस के अंदर, ताकि चाइना को हम काउंटर कर सके, हमारी चीजें सस्ती होंगी। और अब्राहम एग्रीमेंट से पीस लाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन ये अब्राहम एग्रीमेंट किया था जब ट्रंप का पहला टेन्योर था, लेकिन सेकंड टेन्योर में ट्रंप ने उल्टा ही काम कर दिया सारा। हाँ प्लीज। बिल्कुल, देखिए अब्राहम अकॉर्ड फेल हो गया। ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान भी उसको ज्वाइन कर ले। पाकिस्तान तब ज्वाइन करेगा ना कि जब वो इजराइल को मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पे ये लिखा होता है, पहले सफे पे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर इजराइल, ठीक है, तो आप उसमें ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो पाकिस्तान तो कभी उसको ख्वाब में भी मत सोचें कि रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जो आइडियोलॉजिकल बेस है ना, इस्लामिक बेस, वो समाप्त हो जाता है अगर वो रिकॉग्नाइज कर ले तो। और उसके बाद में ईरान का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 4 5 जो ये गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं उसमें मैंने बताया बहरीन और वो तो कर चुके हैं अपना यूएई, लेकिन हाँ सऊदी नहीं करेगा। अब इन आने वाले टाइम पे आपको और प्लेयर वहां पर दिखेंगे, जिसमें से टर्की बहुत बड़ा एक मेन प्लेयर है। क्योंकि टर्की में क्या हुआ है कि ये जितने भी इस्लामिक डिक्टेटर है ना जी, ये क्या करते हैं जब इनकी अपनी या इनके देश में कोई समस्या आती है तो ये उसमें फिर क्या करते हैं, जो इनके पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनको लेकर के अपनी समस्याओं के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। टर्की की इकोनॉमी फेल हो चुकी है, ठीक है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए और उसने एक बहुत बड़ी बढ़िया प्लान बनाई थी। वो था कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करूंगा और मैं जायज कैंडिडेट इसलिए हूं क्योंकि दुनिया में 400-500 साल तक अगर इस्लामिक खिलाफत रही को तो वो मेरी खिलाफत रही। टर्की की खिलाफत थी ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया। तो वो अपने आप को बहुत बड़ा एक इसके में कैंडिडेट मानता है टर्की। इसके लिए अर्दोगान जो अभी क्या कर रहा है कि वो अभी आने वाले टाइम पर यहाँ का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा मिडल ईस्ट में। हमारे स्ट्रेटेजी की इंटरेस्ट जो है वो बार बार मैं यही कहता हूँ कि आज हम हर चीज के ऊपर लेट हुए हैं, हमको उसके ऊपर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हमें ज्यादा तेजी से लेना पड़ेगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना पड़ेगा। पॉलिसी प्लानर सर, जो पॉलिटिकल डिसीजन है ना वो तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे इन्होंने करनी है ना, ब्यूरोक्रेट ने करनी है। तो वो अगर हम उस चीज में अगर बहुत ज्यादा इस वक्त खबरदार ना हुए तो हमारे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हार्म होंगे। हमने जो हमारा थोरियम का प्रोग्राम था वो भी हमने बहुत लेट कर दिया, बहुत ज्यादा। हम कम से कम 15-20 साल उसमें लेट है। आज कम से कम अगर हम 3rd स्टेज पे पहुंचे हैं ना उसमें, तो आज हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके जो बाहर के हमारे दुश्मन हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, उनसे अपने लोगों को बचा करके, अपने टेक्नोक्रेट्स को, अपने साइंटिस्टों को, उस प्रोग्राम को हम तेजी से आगे लेकर जाएं कि ठीक है अब 8-10 साल तक तो हमारे पास में ये
हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। पर कम से कम हम अगर अपने आप को कहते हैं कि 2047 विजन 2047, ज्यादा साल नहीं रह गए जी, 21 साल रह गए। अगर हमें तब तक डेवलप बनना है, तब हमको क्या होगा, एक कंपोजिट प्लान के साथ में एनर्जी इंडिपेंडेंट हमारा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कुछ ना कहीं से ये हमारे को आर्म ट्विस्ट जो लोग करते रहेंगे। और उसके अलावा दूसरी जो चीज है ना, कि आज हमें यहाँ पर एक चीज बड़ी स्पष्टता से सोचनी चाहिए कि ये बहुत क्लोज हमको वॉच रखनी पड़ेगी इस वक्त जो इसमें गल्फ में हो रहा है। हमारे जो जहाज है, हमने क्लियर कहा कि इसमें हमारा तेल आ रहा है, इसमें हमारी गैस आ रही है, उसके ऊपर भी अमेरिका ने हमले करवाए हैं। तो अमेरिका की पॉलिसी, उसकी नीयत वो स्पष्ट करे कि हमारे साथ में उसके जो रिलेशंस है कैसे होने चाहिए, उसको हमको वैसे ही कैलिब्रेट करना चाहिए। कि क्या आज एक साइड में हमको कहता है क्वाड ज्वाइन करो, जैसे आपने बताया, ठीक है ना, एक साइड में चाइना में जाकर के ये पूरी तरह से मथा टेके आ जाता है, पूरे अपने इंटरेस्ट वहां पर छोड़ आता है। ताइवान जो है वो झोली में डाल आया जाके चाइना के। तो एक तो उसको हमारे चाइना के सामने जैसे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा था, उसके रिस्पेक्ट में इसका आने वाले टाइम पे स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। विजे विज पाकिस्तान स्टैंड जो है इसका स्पष्ट होना चाहिए कि पाकिस्तान को जो इन्होंने जिस प्रकार से अभी हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडिंग दिलवा रहे हैं, टेररिस्ट कंट्री है वो, उसके बारे में, उसके टेररिज्म के बारे में कोई बात नहीं करते। दुनिया के दूसरे हिस्से में, भारत में मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, एक इखलाक यहाँ पर, क्योंकि वो गौ मांस जो था उसकी तस्करी करता था, ठीक है, लोगों के सेंटीमेंट से खेलता था, ठीक है, उसको वो उसके सेंटीमेंट्स के सामने अब लोगों की भावनाएं भड़की, तो एक इखलाक मान लीजिए कि वो लिंच हो गया। उसके सामने इनकी जितनी भी यूएसए सपोर्टेड संस्थाएं थी, सब में वो लेयर्ड होती हैं जी, वो लेयर्ड होती हैं। अब मान लीजिए कि अभी भारत में ये जेनजी का अभी तूफान शुरू कर दिया, कॉकरोच पार्टी, उसकी आप देखोगे तो उसको सपोर्ट एक इनकी बड़ी एक सिस्टमेटिक कोई एनजीओ होगी जो कर रही होगी। अब वो एनजीओ का पैसा कहां से आता है? वो एनजीओ को कोई वहां का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है जो सीएसआर में उनको फंड कर रहा होगा। और वो कैटलिस्ट कौन होता है? उसमें कैटलिस्ट होती सीआईए, ठीक है, ये सिस्टम बना है इनका। अब वैसी स्थिति भारत में कुछ हो जाए तो तुरंत ह्यूमन राइट ये वो शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान के अंदर 50,000 लोग जो है वो घरों के मर्द जो है अगवा कर लिए गए हैं, उसके ऊपर इनका एक शब्द ये बोलते नहीं है। वहां केपीके में रातों रात आते हैं, निरपराध लोगों को उठा करके ले जाते हैं, उसके ऊपर इनकी कोई ह्यूमन राइट जो है आवाज नहीं उठती। आज पिछले 1 महीने से जो वहां का ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां पर सैकड़ों निरपराध लोगों को उन्होंने रातों रात मार दिया। एक आवाज नहीं आ रही इनकी कि भैया उनके ह्यूमन राइट। तो वैसे तो बांग्लादेश के अंदर भी 1970 में 71 में बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों को मारा, 30 लाख, उस पर भी कोई नहीं बोला, आज भी कोई नहीं बोलता ना। नहीं बोलेंगे। ये सिस्टमैटिक सब बोलते हैं। पाकिस्तान का हर गुनाह जो है उन्होंने वहां पर माफ कर दिया है। और इसके लिए हमारे रिस्पेक्ट में हमको इनके साथ में बड़े खुले रूप से हमारे रिलेशन जो है वो कैलिब्रेट करने पड़ेंगे कि भाई आप क्या आखिर हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर उठा करके लेके जा रहे हो, तो उसमें आपकी मंशा क्या है? तो आने वाले टाइम पर यही है। बाकी जो मेरा टेक है कि ये गल्फ का जो अपना अकॉर्ड अभी टेम्परेरी हुआ है, ये शॉर्ट टर्म में तो हमको रिलीफ देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको इससे रिलीफ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त स्थिति वहां वॉलेटाइल है। कभी भी वहां पर वापस है जो है वॉर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें समझाई, पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया, क्या सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक बात है कि एक्चुअली गल्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। गल्फ से हम ऑयल लेते हैं, गल्फ को सामान भी भेजते हैं, और सारी जो हमारी ट्रेड जाती है यूरोप के अंदर वो गल्फ के रास्ते से जाती है। तो इंडिया के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। स्पेशली बात यह है कि हमारा 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आज हमारा ऑयल का इंपोर्ट कम हो तो हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट करेगी, हम सुपर पावर बन सकते हैं। लेकिन इसका मेन रीजन है कि एनर्जी के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमें ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने पड़ेंगे एनर्जी के लिए।
जैसे सोलर और जैसे आपने कहा कि थोरियम की तरह से। ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अपने व्यूज भी दीजिएगा हमको। और खन्ना साहब ने जिस तरीके से सारी बातें समझाई, और खन्ना साहब की मैं नॉलेज की अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज्यादा, कि वो प्रॉपर तरीके से बात करते, पूरी बातें समझाते हैं और कोई तुक्का उक्का नहीं मारते। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय